हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मोटर वाव में स्वागत है। देखिए, आज मैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्या था। यूरोप के राष्ट्रवाद में फ्रांस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहला हमारा टॉपिक ये है कि जो राष्ट्रवाद है वो क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, यूरोप में जो राष्ट्रवाद था वो राष्ट्रवाद क्या था। देखिए, राष्ट्रवाद क्या कहा जाता है, किसी भी नागरिक के द्वारा जो अपने देश से, अपने राष्ट्र से जो प्रेम होता है वो हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी किसी भी राष्ट्र का जो राष्ट्र प्रेम है, क्या है, राष्ट्र प्रेम है, वो क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद क्या था, ऐसी क्या घटना यूरोप में हुई कि वहाँ के लोगों को अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं हुआ और इस प्रेम को पुनः जागृत करने के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देखते हैं। सबसे पहले क्या था, फ्रांस की क्रांति पे हम चलते हैं। फ्रांस की क्रांति क्या थी, फ्रांस की क्रांति कोई अनहोनी घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों से चली आ रही दुर्व्यवस्था एवं कुशासन का परिणाम थे। कहने का मतलब क्या है, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कोई भी एक्सीडेंट नहीं था, कोई ऐसी घटना नहीं थी जो अनहोनी कहा जा सके जिसे, बल्कि जो फ्रांस की क्रांति थी वो वहाँ की जो दुर्व्यवस्था थी, क्या थी, दुर्व्यवस्था थी, और वहाँ जो कुशासन था उसका रिजल्ट थी। आ रहा समझ में। 18वीं शताब्दी में क्या था, फ्रांस में जो निरंकुशवादी सम्राट थे, निरंकुशवादी राजा थे, उनका शासन था। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में निरंकुश सम्राटों का शासन था, जो किसी की मानते नहीं थे, अपनी जनता का कोई भी ख्याल नहीं रखते थे। इसमें क्या था, एक बार क्या हुआ था, जब फ्रांस के राजा और रानी की सवारी के पीछे भूखी जनता भूख से व्याकुल होकर रोटी दो के नारे लगाती हुई भाग रही थी। एक बार की क्या बात थी कि फ्रांस के राजा और रानी की सवारी जा रही थी, उस सवारी के पीछे फ्रांस के सभी नागरिक दौड़ने लगे और चिल्लाने लगे, रोटी दो, रोटी दो। तो क्या हुआ, रानी ने कहा कि यदि रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते। इस वाक्य से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रांस में किस तरह निरंकुशवाद का प्रकोप था। वहाँ के जो राजा थे उन्हें अपनी जनता से कोई भी लगाव नहीं था। आगे क्या था, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो आपकी हुई थी लुई 16वां के शासनकाल में। वहाँ पे एक वंश था जिस वंश का नाम होता है बुर्बा वंश। क्या नाम होता है, बुर्बा वंश। उस बुर्बा वंश में क्या था, एक राजा राज्य करता था और जिस राजा का नाम था लुई 16वां। क्या नाम था उसका, लुई 16वां, जिसकी रानी का नाम था मेरी अंतोआंत। क्या नाम था, मेरी अंतोआंत। तो ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी इसका समय क्या है, जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। देखते हैं फ्रांस की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे। फ्रांस की क्रांति का सबसे प्रमुख, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है स्कूल बोर्ड में कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहला और पहली हेडिंग यही देनी है कि सबसे पहले निरंकुश राजा था वहाँ का। क्या था, निरंकुश राजा था। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें सीधे से अपने शब्दों में ट्रांसलेट करके लिख देंगे कि फ्रांस में राजा थे, वो अपनी जनता से कोई प्रेम नहीं करते थे, जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं था, अपने भोग विलासिताओं में अपना जीवन भरपूर व्यतीत करते थे। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या था, असमान कानून था। असमान कानून का क्या मतलब होता है, असमान कानून का मतलब ये है कि जो फ्रांस था, फ्रांस में जो भी राजा थे वो अपने जनता से अलग अलग प्रकार के कानून करते थे। जैसे कोई पैसे वाला लोग है तो पैसे वालों के लिए अलग से उनके कानून थे, गरीब, मजदूर और आर्थिक स्थिति में पिछड़े हुए लोगों के लिए अलग कानून थे, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति पनपी। अगला क्या है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था, फ्रांस में आर्थिक कारण
जो गरीब मजदूर हुआ करते थे उनके पास धन दौलत और संपत्ति की बहुत कमी थी, और जो पैसे वाले व्यापारी लोग थे उनके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, अतः वो धन का दुरुपयोग करते थे। अगला पॉइंट आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के द्वारा क्या हुआ, जो वहाँ के चर्च हुआ करते थे, जो पूजा के स्थल हुआ करते थे जहाँ पे फ्रांसीसी लोग अपनी पूजा करते थे, उनमें भेदभाव होने लगा। जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे, उच्च वर्गीय लोग हुआ करते थे, उन्हें समाज में एक अच्छा स्थान मिलता था, और पूजा पाठ चर्च आदि स्थानों पर उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी, और निम्न वर्गीय लोगों को उसमें कोई भी स्थान नहीं दिया जाता था, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति उत्पन्न होने का प्रमुख कारण बना। अगला है दार्शनिक तथा लेखकों के विचारों का प्रयोग। दार्शनिक तथा लेखकों के विचारों का प्रभाव क्या था कि जो फ्रांस में दार्शनिक और लेखक हुए, उन्होंने अपने शब्दों और अपने वाक्यों के माध्यम से जनता को जागरूक किया, जनता को समझाया कि ये जो हमारे राजा हैं ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जिससे जनता में जागरूकता फैली। धीरे धीरे जनता समझने लगी क्या सही है और क्या गलत है, जिसके फलस्वरूप फ्रांस में क्रांति को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक, देखते हैं फ्रांस में जो दार्शनिक थे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि दो प्रमुख दार्शनिकों के नाम लिखिए जिनका फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो दो फ्रांसीसी क्रांतियों के जो मुख्य दार्शनिक थे उसमें आपका पहला जो नाम आता है वो आता है रूसो का। किसका आता है? रूसो का। रूसो क्या थे? रूसो एक महान दार्शनिक थे और विचारक थे। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने रूस में अपने सिद्धांत दिए और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा किताब के द्वारा रूसो ने फ्रांस की वर्तमान स्थिति को व्यक्त करते हुए समझाया कि जो आज जिस स्थिति में फ्रांस गुजर रहा है, अगर इसी स्थिति में फ्रांस आगे चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि फ्रांस की स्थिति बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगी, जिससे जनता जागरूक हुई और जनता समझ चुकी थी कि हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं इस जीवन के द्वारा हमारे राष्ट्र का पतन हो जाएगा और संसार के मानचित्र से हमारा देश मिट जाएगा। दूसरे दार्शनिक के नाम में मुख्य नाम जोड़ा जाता है वो है मांटेस्क्यू। मांटेस्क्यू क्या थे? मांटेस्क्यू एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने फ्रांस में लोकतंत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने जनता को समझाया कि जनता के द्वारा ही जनता पर राज्य करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी राजा बना दिया जाए और उस राजा को आनुवंशिक कर दिया जाए। राजा का पुत्र फिर राजा होगा, उस पुत्र का जो भी पुत्र होगा वो फिर राजा होगा। तो मांटेस्क्यू ने समझाया कि हमें एक ऐसे लोकतंत्र की आवश्यकता है जिसके द्वारा गठित जो भी शासक होगा, यदि वो सही से राज्य नहीं कर पाएगा तो उसे हम निश्चित समय अंतराल के बाद उसे शासनकाल से निष्कासित भी कर सकते हैं, उसे शासन से उतार कर अलग भी कर सकते हैं। तो मांटेस्क्यू के द्वारा लोकतंत्र की रूपरेखा पास की गई, जिसके आधार पर फ्रांस की क्रांति ने एक विकराल रूप ले लिया। उसके बाद क्या हुआ? इसी श्रृंखला में क्या था, जब फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई, फ्रांस की क्रांति अपने चरम पर थी, तो इसी में एक फ्रांस में घटना घटित होती है जिससे बोला जाता है चुड़ैलों का धावा। चुड़ैलों का धावा क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत पूछा जाता है। चुड़ैलों के धावा पर टिप्पणी करने को भी कभी कभी परीक्षा में पूछ ली जाती है। यह पूछता है कि वर्साय मिशन क्या था, वर्साय अभियान क्या था। क्या पूछ लेता है? वर्साय अभियान क्या था। वर्साय अभियान में क्या था कि 5 अक्टूबर 1789 की बात है। उस समय क्या था, जो पेरिस है, पेरिस में करीब 10,000 महिलाओं ने लुई सोलेवा, जो उस समय का शासक था, क्या नाम था उसका? लुई सोलेवा। लुई सोलेवा को पकड़ने के लिए करीब 10,000 महिलाओं का एक संगठन बना और उस सभी 10,000 महिलाओं ने वर्साई की ओर प्रस्थान किया। उस समय ये बताया जाता है कि जो उस समय के लुई सोलेवा शासक थे वो वर्साई में जा चुके थे। कहाँ पर जा चुके थे? वर्साई में। तो इन 10,000 महिलाओं के संगठन ने क्या काम किया? इन्होंने वर्साई की ओर प्रस्थान किया और लुई सोलेवा को उसके परिवार सहित ला करके वापस पेरिस में कर दिया। ये घटना फ्रांस में चुड़ैलों के धावा नाम से प्रसिद्ध हुई, इसे चुड़ैलों का धावा कहा जाता है। ठीक, ये आपके फ्रांस की क्रांति से संबंधित प्रश्न थे।
इसी फ्रांस की क्रांति में एक अगला नाम आता है जिसे बोलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। क्या बोलते हैं जिसे? नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति से जो भी बोर्ड में आने वाले प्रश्न थे वो इतने ही थे। इसके आगे एक टॉपिक और आपका छूट रहा है, वो टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, अतः हम जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी आपको क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिए। और आगे आने वाले समय में आप किस प्रकार के वीडियो को चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे आपकी पढ़ाई को हम सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत।